Success is getting easier because people are getting stupider. That's the reality. रोज मुक्के खा के नेक्स्ट दिन फिर से उठने की ताकत होनी चाहिए. बात बात पे इमोशनली डिस्टर्ब हो जाना, बिजनेस में ये सब चोंचले नहीं चलने वाले. एंड इफ यू आर थिंकिंग अबाउट बिल्डिंग अ बिजनेस, देयर इज नो बेटर कंट्री देन इंडिया राइट नाउ ऑन द प्लैनेट. जो बंदा जॉब क्रिएट कर रहा है, सैलरीज भर रहा है, टैक्स भर रहा है और पैसे भी कमा रहा है, उसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा. जो पैसे जला रहा है, जो लोगों को फायर करके लिंक्डइन पे एक अपॉलॉजी पोस्ट डाल रहा है कि आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे बंदों को तुम कॉन्फ्रेंस में बुला रहे हो या अवार्ड सेरेमनी में बुला रहे हो और डिसरप्टर बुला रहे हो. कुछ ऐसी चीजें जो लोग सालों धक्के खा के सीखते हैं, वो आप आज इस वीडियो में जान लोगे. क्या बिजनेस सबके लिए है? एक सही आइडिया कैसे ढूंढा जाता है? बिजनेस में क्या गलतियां ना करें? फंडिंग कितनी जरूरी है? क्यों इंडिया इस वक्त एक राइट प्लेस राइट टाइम है बिजनेस करने के लिए? ऐसे कई क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलेंगे आज के हमारे गेस्ट और बिजनेस एक्सपर्ट राजीव तलरेजा जी से, जो खुद 5 सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं, एक स्पोर्ट्स टीम के ओनर हैं एंड वो और उनकी टीम 1000 से ज्यादा बिजनेसेस को कोच कर रहे हैं. मतलब उनके पास सिर्फ अपने 5 बिजनेस का ही नहीं, हजारों एंटरप्रेन्योर्स का एक्सपीरियंस भी है. और उनका ये एक्सपीरियंस उनकी हर बात पे आपको नजर आएगा. बिजनेस के अराउंड आपके कई सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे. आपको कई ऐसे लेसन मिलेंगे जो मैक्सिमम लोगों ने धक्के खा के सीखे. तो राजीव, आजकल एक फैशन चला हुआ है कि एंटरप्रेन्योर बनना है, फाउंडर बनना है, बिजनेस करना है. और बहुत बार मैं ये कमेंट्स में भी पढ़ता हूँ कि अपना कुछ करना है. और बहुत बार हम जॉब को भी डिग्रेड कर देते हैं कि नौकरी नहीं करनी, बिजनेस करना है. क्या बिजनेस हर किसी के लिए है? बिल्कुल नहीं. आई मीन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक लिस्ट है रीजंस की. अगर उनमें से कोई भी रीजन आपकी रीजन है कि मुझे इस वजह से बिजनेस करना है, तो आप बिजनेस के लिए बिल्कुल नहीं बने. जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आई वांट टू बी माय ओन बॉस, मुझे किसी की सुननी नहीं, मुझे अपने लिए कुछ करना है. देखो, जो इंसान किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो बिजनेस के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बिजनेस में 10 लोगों की सुननी पड़ती है. आपको अपने कस्टमर की सुननी पड़ती है, आपको अपने टीम मेंबर्स की सुननी पड़ती है, आपको अपने इन्वेस्टर्स की सुननी पड़ती है. तो अगर आपका माइंडसेट है कि मुझे किसी की नहीं सुननी, इसलिए आई वांट टू बी माय ओन बॉस, कोई भी इस दुनिया में अपना ओन बॉस है ही नहीं. दूसरी रीजन जो लोगों को काफी मोटिवेट करती है कि मुझे पैसा बनाना है, इसलिए मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है. भाई, पहले 2 साल में तो कोई पैसा नहीं बना था. और बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसे घुसते हैं, उनको लगता है कि आज मैं प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, कल से मैं मिलियनेयर बन जाऊंगा, फिर फंडिंग उठाऊंगा, यूनिकॉर्न बन जाऊंगा, मेरा हो जाएगा. ये चीजें होती नहीं है. बिजनेस एक जर्नी है और उस जर्नी में बहुत से मूविंग कंपोनेंट्स हैं. जैसे यू नीड टू हैव अ प्रोडक्ट और सर्विस which people are willing to spend money on, which is different from what is already available in the market, which is something that you're good at creating. That's the start point. लोग पूछते हैं कौन से बिजनेस में स्कोप है. ये सवाल पूछने वाला तो बिल्कुल बिजनेस के लिए नहीं बना, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से बिजनेस डिसाइड कर रहा है, वो कभी भी लॉन्ग रन में कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपॉर्चुनिस्ट है, एक एंटरप्रेन्योर नहीं है. तो ये जो अभी फैशन शो चल रहा है ना, कि हर किसी को शो स्टॉपर बनना है, एंटरप्रेन्योर बन के लिंक्डइन पे फाउंडर का टैग डालना है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ. है ज़रूरत है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है, बट असली एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है जिनका कोर फंडामेंटल स्ट्रांग हो. Is there any curriculum for that कि हाँ ये सब मुझे आना चाहिए, then only I can become a business person? आई डोंट थिंक सो. ऐसा नहीं है कि यू हैव टू लर्न इट फर्स्ट एंड देन डू इट. Yeah. आई थिंक इट्स ऑन द गो. Mhm. ये एक वो उस जर्नी में रोज रोज मुक्के खा के नेक्स्ट दिन फिर से उठने की ताकत होनी चाहिए. Alright, yes. और आई फील कि आज की जनरेशन में अगर एक खामी है, वो है उनकी फ्रेजिलिटी. बात बात पे इमोशनली डिस्टर्ब हो जाना, मेरा आज मूड नहीं है. Right. ये बिजनेस में ये सब चोंचले नहीं चलने वाले. बिजनेस इज फॉर टफर स्किन. मतलब यू नीड अ थिकर स्किन टू Or otherwise you develop that tougher skin over the time. Exactly. So you got to dive into it for sure, Right. but you have to have the learning mindset. Hmm. You have to have the mindset to put in that effort and work, and you have to have the ability to digest failure for the first 1000 days at least. Exactly. 1000 दिन अगर आप फेल हो जाओगे और फिर भी टिकते हो, तो कुछ हो सकता है. तो बेसिकली जो पढ़ाई है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स की है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो कमिंग बैक टू जहाँ पे हम थे कि ठीक है, किसी ने ये चेकलिस्ट देखी कि हाँ मेरे अंदर वो सच में है, आई रियली वांट टू डू बिजनेस, बट मेरा कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं रहा, मेरी फैमिली में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं रहा, तो मुझे स्क्रैच से शुरू करना है. हाउ टू फाइंड दैट आइडिया, उसको वैलिडेट कैसे करना? I think the idea finds you.
Mhm. You can't go finding an idea. You can't go attend a workshop which says help you start a business in 21 steps. The idea finds you. Now what do you need to do so that the idea finds you is you need to be out there. Right. घर बैठे किसी को आइडिया नहीं मिलने वाली. आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ एक्सपोजर. Mhm. अगर इंसान के पास कुछ भी नहीं है, Mhm. उसके पास एटलीस्ट वक्त है जो वो यूटिलाइज कर सकता है एक्सपोजर लेने में. आप इंटर्नशिप्स कीजिए, आप अलग अलग इंडस्ट्रीज में जॉब कीजिए, आप अलग अलग किताबें पढ़िए, पॉडकास्ट देखिए. गो आउट देयर एंड एक्सपोज योरसेल्फ. व्हेन यू एक्सपोज योरसेल्फ यू आर मूविंग. When you're moving, something will hit you. Mhm. Something will catch your attention. Something will obsess your mind कि इसमें कुछ करना है. And the best indicator कि ये आइडिया आपके लिए है या नहीं is जब आप वो आइडिया को अपने मन से निकाल नहीं पा रहे हो. आप बार बार सोच रहे हो कि इसमें ऐसा भी हो सकता है, इसमें ये भी कर सकता हूँ. Then you know that you're falling in love. Then pursue that. Pursue Amazing. that But कुछ idea. एग्जांपल्स ऐसी नहीं है कि ऑब्सेशन वर्सेस रेप्लिकेशन एंड रेप्लिकेशन हैज सक्सीडेड. फॉर एग्जांपल इंडिया में मैं बहुत बार नोटिस करता हूँ, आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ इंडियन इकोसिस्टम, बट मैं क्रिटिक भी हूँ कि बहुत बार हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं. उबर पकड़ा ओला बना दिया, अमेजन पकड़ा फ्लिपकार्ट बना दिया, रॉबिनहुड पकड़ा ज़ेरोदा बना दिया. सो ये तो इज इट अ ऑब्सेशन कि हाँ ये मेरा आइडिया है, इट्स समथिंग वी आर रेप्लिकेटिंग. See, I don't see a problem with replication. I think we have the market and the opportunity for enough replication. The question is, are you making a better version of the replication? If you are, the market will accept it. If you're not, then the market will reject it. There is, see, लोगों को ना ये बहुत सी fantasies है. I should be unique. I should be different. मुझे कुछ अलग करना चाहिए. भाई वो करो जो चल रहा है. Okay, be authentic, be effective. That's good enough. You don't have to be unique. फॉर एग्जाम्पल मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, राइट? सो रेस्टोरेंट इज अ मॉडल जो बहुत ही कोई भी फील्ड के अंदर चले जाऊँ, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोलूँ या मैं पिज्जा पार्लर खोलूँ, अल्टीमेटली इट्स अ रेप्लिकेशन, राइट? करनी है, नीड है, ठीक है, बट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो मुझे चाहिए होगी ना टू बिल्ड माई बिजनेस, टू स्केल माई बिजनेस. Absolutely. And I think that competitive advantage is built in the journey. Anyone who's built a successful business will tell you कि they didn't have the plan laid out right at the start. They discovered their strengths through the process. They discovered what the market was finding unique about them or precious about them or valuable about them. They discovered it on the go. And then comes a stage where you have to concretize it, you have to define it, and you have to build on that. So I feel business na it's like driving a car in the night. You can only see the next 200 meters, but you have to trust the next 200 meters and continue driving. Then उसके बाद और 200 मीटर दिखेंगे. You can't stand at the toll and say कि यहाँ से आगरा का तो दिख तो नहीं रहा है रास्ता, तो मैं कैसे चलाऊं. Next 200 meters को ट्रस्ट करके चलाते जाइए. हेडलाइट चालू करो और जितना बिल्कुल. नजर आ रहा है चलते जाओ. Absolutely. Do we need to be an expert in the field in which we are doing the business? This is one thing I do to tease business owners. मैं हमेशा उनसे Yeah. पूछता हूँ, what do you do? और लोग बोलते हैं कि I'm an architect, I'm an interior designer, I'm a nutritionist, I'm a trainer, I'm a trader, I'm a doctor, I'm a lawyer, I'm a manufacturer. So I say that the difference between stability and success is you being a subject matter expert can give you stability. Yeah. But you being an entrepreneur in that industry will give you success. And I've had doctors, lawyers, chartered accountants, trainers, coaches, manufacturers, retailers who at 40, 45, being in business for 10, 15, 20 years, tell me, Rajiv, एक बात बताता हूँ. I can't say this to my team, I can't say this to my customer, I can't say this to my family, but बोर हो गया हूँ. इंसान बोर कब होता है? इंसान बोर तब होता है जब उसकी ग्रोथ रुक जाती है. Yes. और बिजनेस ओनर बोर तब होता है जब वो वही प्रॉब्लम्स डे टू डे सॉल्व कर रहा है, वही इनकम लेवल पे फंसा हुआ है, वही चैलेंजेस Deal के कर साथ रहा है. डील कर रहा है, और कुछ नया क्रिएटिव एक्सप्रेशन हो नहीं रहा है उनके लाइफ में. एंड दैट टिपिकली हैपेंस व्हेन यू आर टू हैंड्स ऑन ऑपरेशनली. A business owner is not supposed to be focused, not supposed to be disciplined, not supposed to be consistent. A business owner is supposed to be creative, has to keep creating new problems to solve them. That's the journey of growth. Okay? अगर आप वो perfectionism के गेम में अटक गए ना, तो आपकी जिंदगी उसी में बीत जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा कि आप खुश क्यों नहीं है. Yeah. जो बिजनेस आपका पैशन था वो आपका पॉइजन बन जाएगा 20-30 साल के बाद, because you get frustrated with it, right? So I always say play the growth game, don't play the execution game. So Rajiv, जब भी when I meet CEOs or business leaders,
मैं एक क्वेश्चन हमेशा पूछता हूँ कि व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज, Hmm. एंड वन आंसर आई ऑलवेज कॉमनली गेट इज पीपल. Hmm. पीपल इज द जनरल आंसर कि कोई लोअर पोजीशन पे है, टॉप लेवल पे या सीईओ है, 40 साल हो गए, अभी भी कहते हैं कि यस वी आर बेटर एट, बट अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज पीपल है. It's the most beautiful challenge in building a business, and if you crack that, then I mean it's a very joyful journey. But if you don't crack it, it's the most painful journey. Right. So is finding the right people easy? No, it's not. Does that mean that there are no right people on the planet? No, that's not true. I believe कि कोई भी business हो, technology business हो या traditional business हो, every business is a people business. आपके पास दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है आपके सेगमेंट में, बट इफ यू डोंट हैव द राइट टीम, आपके सारे प्लान्स उल्टे पड़ जाते हैं. सो आई बिलीव एवरी बिजनेस इज अ पीपल बिजनेस, एंड देयरफॉर एवरी बिजनेस ओनर हैज टू बिकम अ मास्टर इन पीपल मैनेजमेंट. एंड अ लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स इग्नोर इट. ओके, दे इग्नोर इट बिकॉज दे लुक एट, यार कौन संभालेगा, ये सरदर्द की बातें हैं, मैं खुद कर लूंगा. And I think business rewards those who embrace people management, who enjoy people management. Today you may have a challenge saying लोग टिक नहीं रहे हैं, but 3 साल बाद भी आपके पास लोग टिक नहीं रहे तो आपने कुछ नहीं सीखा है. तो this is one thing I feel a business owner has to be a lifelong learner in, कि हर experience of building a team से आप बहुत सीख सकते हैं and changes कर सकते हैं, so you keep getting better. Yeah. Okay. I believe business gives you the luxury to get things wrong before you get it right, and you need to get it right once. You need to build one good leadership team. Na? Once you get it right in your 20-30 years of building a business, say even if it takes you 10 years to master it, then the next 20-30 years is heaven. So that's the game. सो आई वुड अग्री कि इनफैक्ट बिजनेस वर्ड के अंदर ही यू है और आई है, और वो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, अदरवाइज उसकी साउंड ही चले जाएगी, बिजनेस बन जाएगा. हाँ. सो पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट. हायरिंग के टाइम पे व्हाट आई मीन एनी बेसिक्स व्हिच वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट टू गेट द राइट पीपल. I think the first thing is लोग सोचते हैं कि जो जॉब के लिए आ रहा है, इंटरव्यू के लिए आ रहा है, उसको तैयारी करके आनी है. आई बिलीव जो इंटरव्यू लेने जा रहा है उसको ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है. और मैंने क्या नोटिस किया है ना कि बिजनेस ओनर्स या बिजनेसेस में क्या होता है कि जब कैंडिडेट आ रहा है, जो इंटरव्यू लेने जा रहा है, चाहे वो मैनेजर हो या बिजनेस ओनर हो, वो कोई तैयारी नहीं करता. वो सोचते हैं कि ये एमटीवी रोडीज जैसे उसको स्ट्रेस कर लेंगे और देखेंगे कि बंदा स्ट्रेस हैंडल कर पा रहा है या नहीं. अगर कर पा रहा है उसको जॉब दे देंगे, या बंदा अच्छा कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं, अगर कर पा रहा है तो उसको जॉब दे देंगे. ये सबसे बड़ी गलती है. वो इंटरव्यू में बैठते हैं और डायरेक्टली पूछते हैं कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years from now. आई ऑलवेज से दिस टू बिजनेस ओनर्स. भगवान ना करे कि कैंडिडेट बोले सर मेरी छोड़ो आपकी बताओ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years from now. किसी के पास उस बात का जवाब नहीं है. बट ये ऐसे स्टैंडर्ड सवाल लोग गूगल से डाउनलोड करके पूछते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है एक इंटरव्यू में. सो आई फील if you just spend some time in preparation, just listing tasks and activities, listing skills, knowledge, attitude required, and then listing what are the questions or what are the assignments or what are the tasks you can give to that person to test whether that person is made for this job or not. अगर आप उतनी preparation करोगे ना, आपकी hiring quality will go up at least 50% more than what you're doing currently. ऑफ कोर्स हर कोई अपने लेसन्स लर्न करता है, तो शुरू में बहुत पहले ये वाली चीज मैंने करी, देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, यू नो, वी शुड हैव अ प्रॉपर जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन, सारा कुछ वो शुरू कर दिया. फिर एक गलती जो मैं करता था कि जेडी मेरे पास है, एवरीथिंग इज वेरी वेल डिफाइंड, मैंने रिसर्च भी करी है, बट सामने वाले बंदे की कोई और क्वालिटी अच्छी लगी तो मैं जेडी को ट्वीक कर देता था कि चलो इससे ये करवा लेंगे, ये छोड़ देंगे. बट वो भी एक गलती थी विच आई रियलाइज्ड कि उस टाइम पे आपने कुछ सोच के एक प्रोफाइल बनाया है, बट आपको बंदे में कोई और क्वालिटी अच्छी लगी, आप अपनी चीजों को नेचर ही बदल रहे हो, then you always regret that. No, I want to ask about wrong hirings. So what if you realize that you have hired, उस time पे गलती हो जाती है, ठीक है, but then later on, like 2 months down the line, you realize no, it was not the good hiring, or maybe the person का fault नहीं है, maybe वही जो positions mismatch या ऐसा कुछ है. So मैंने कई बार सुना you should be quick in hiring and quick in firing. You should be slow in hiring and fast in firing. Yeah. Hire slow. Take your time. Have multiple rounds of discussion. Have multiple rounds of questions, assignments, all of that. But fire fast. The day you realize this person is not meant for this role, either from a skill point of view or from an attitude point of view, then fire fast.
एंड व्हेन आई से दैट आई एम नॉट बीइंग इंसेंसिटिव कि यूज एंड थ्रो फिलॉसफी रखो आप लोगों के लिए। देखो स्किल एटलीस्ट आप सिखा सकते हो, और उसमें भी फायर फास्ट क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जब आप सिखा रहे हो क्या वो बंदा सीख रहा है। सीख रहे हैं, राइट अगर वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है आपको तो प्लीज लेट दैट पर्सन गो। राइट, यू आर वेस्टिंग योर एंड You're wasting your time, you're wasting your energy, and you're convincing yourself राइट to prove your wrong decision right to yourself, and To you're going to yourself, create that's more right. damage. क्या होता है ना, ये फायरिंग की डिसीजन हम डिले इसलिए करते हैं क्योंकि या तो हमको सिंपैथी चढ़ती है, या तो हम में वो हिम्मत नहीं होती कि मैं किसी को बोल सकूं कि भाई वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, प्लीज फाइंड अनदर जॉब। तो व्हाट हैपेंस ना, एंड इन मोस्ट केसेस व्हाट आई हैव सीन इज इट्स द लैक ऑफ करेज टू फायर। एग्जैक्टली, तो हम कैसे भी मैनेज करके गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे maybe हैं, our own comfort zone Or or guilt, at times courage we or feel guilty. guilt, we Guilty. feel guilty, but it's a right? drag. It's injustice to you, it's Exactly. injustice to that person, it's injustice to your other team members also. Exactly. It's And a सबसे ज़्यादा drag. injustice to the business. हाँ, Why are you making the business compromise just because you want to prove yourself right? कि exactly. It becomes like आप खुद की गलती मानना नहीं चाहते कि मैंने गलत इंसान को हायर किया, तो आप तरीके ढूंढ रहे हो उसको नेगेट करने के लिए, but the longer you stretch it, the more damaging it becomes. damage. That's true. That's why it's important to fire fast. बट यहाँ पे जैसे एक फिलॉसफी, टाटा फिलॉसफी है कि कहते हैं ना, जूता पहनो बाटा, नौकरी करो टाटा। सो आर दे पेशेंट इनफ और दे आर वेरी गुड एट हायरिंग? बिकॉज वहाँ पे फायरिंग कल्चर है ही नहीं भाई, जनरली दे आर वेरी, दे सस्टेन रोल्स। मैं एक ऑनेस्ट आंसर दूंगा। एक स्मॉल बिजनेस के लिए टाटास, अंबानीज या कोई भी लार्ज बिजनेस हाउस इज नॉट द राइट रोल मॉडल्स। It works for them because they can afford it. Right. It can't work for you and me. Okay, with due respect to the achievements all these big business houses have. Okay, because you know when I work with small and medium business owners, लोग बड़े brands के example पूछते हैं कि ये कैसे करते हैं। I said ना तुम्हारी ना मेरी उतनी औकात है, तो Exactly. सोचो भी मत। हमारे लेवल पे practically क्या हो सकता है। And for what I know, I worked with a couple of Tata group of companies. Their hiring process is very strong. And because the hiring process is strong, the accuracy of hiring is great. Therefore, the reason to fire is lesser. Okay. Plus, they have the capacity to afford a wrong hire till they find the right role for the wrong hire. For a small medium business owner, that may not be practical to afford a wrong hire. So जैसे we both are into bootstrap, हमने कोई फंड रेज नहीं किया, बट बहुत बार जब when we meet स्टार्टअप के लोग या इस तरह के नेटवर्किंग इवेंट्स में होते हैं और एक दूसरे की डेफिनेशन चल रही होती है फंड रेजिंग से, और कहीं ना कहीं ग्लैमराइज भी करा गया जाता है इन इवेंट्स पे भी और ओवर द मीडिया, ओवर द इंटरनेट ऑल्सो। हाउ नेसेसरी इज इट? अगर कोई फंड रेजिंग के बिना चल रहा है, आई मीन व्हेन इज द स्टेज वन शुड रेज फंड्स? Is it important? Why are we glamorizing it? So multiple questions. See, it's glamorized because, please understand, startup funding is not primarily to benefit the business that is being funded. Startup funding is designed as a system to benefit the VC ecosystem. तो VCs का वो धंधा है, तो VCs के पास capital है, and they want to glamorize the idea कि if you take VC funding, you have made it in life. Technically speaking, fundraising is an obligation. It's not freedom. Right? And अगर ये बात मैं 2019 और 2020 में बोलता तो लोग बोलते बेवकूफ है, ओके तुम यूनिकॉर्न्स को देखो। आज की डेट में लोगों को समझ में आ गया है कि पैसे जला के 100 करोड़ का टर्नओवर करना कोई बड़ी बात है ही नहीं। Exactly. Okay? The real test of business is to be able to build something that is profitable, right? It's not to grow at all costs without looking at your P&L. Fundamentals don't change. तो ये ग्लैमराइजेशन 2020 में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, 2021 में भी कुछ हद तक था, and now people have realized कि यार this is a farce, it's a lie. Like I remember in 2020 I got a call from one of my clients. He manufactures automobile components for some large automobile brands. He has a 1,200 crore turnover, profitable business. And he called me and he said, Rajiv, how can we go and raise funds? So I asked him, why do you need funds?
He's like, I don't need funds, Rajiv, but मैं रोज न्यूज़पेपर खोल रहा हूँ या सोशल मीडिया खोल रहा हूँ तो मैं सिर्फ ये न्यूज़ देख रहा हूँ ये यूनिकॉर्न हो गया, इस कंपनी की इतनी वैल्यूएशन है. And I'm like, here's a man whose business I am aware of. He's doing 1,200 crores in revenue. He takes home 50 crores neat profit for himself. And he is today questioning himself कि मैंने इतने साल क्या किया है. This is like a propaganda that has been created कि अगर आपकी फंडिंग हो रही है, अगर आपकी वैल्यूएशन इतनी है तो आप सक्सेसफुल हो, जो बिल्कुल भी गलत है. एक narrative It's a बना दिया narrative. गया It's a है. Not every propaganda fish for. needs a shark. एक चीज जो मैं बहुत फील करता हूँ, मैं कल की एक एग्जांपल देता हूँ. फादर के साथ बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि हरियाणा में रोहतक में एक शादी की भाजी बनाता है जो पूरे हरियाणा में उसकी जाती है. तो इस तरह के कई बिजनेसेस हमें नजर आते हैं डे टू डे लाइफ में जो कई सालों से सस्टेन कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, एंड दे हैव डन देयर स्ट्रगल, दे हैव देयर लेसन्स एंड दे हैव गुड एक्यूमेन. हम इनको सेलिब्रेट नहीं करते, हम सिर्फ यूनिकॉर्न्स एंड इस तरह के ग्लैमराइज स्टार्टअप्स को सेलिब्रेट करते हैं, जबकि मुझे लगता है आई वोंट से रियल हीरोज बट वो भी एक हीरोज हैं. बिल्कुल है. एंड आई टेल यू, मैंने इस बारे में लास्ट 1-1.5 साल में बहुत वक्त बिताया है सोचने में, एक्सप्लोर करने में. 2 रियलाइजेशन हुए. पहले ना मुझे थोड़ा गुस्सा जैसे आता था कि जो बंदा जॉब क्रिएट कर रहा है, सैलरीज भर रहा है, टैक्स भर रहा है और पैसे भी कमा रहा है, उसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा. जो पैसे जला रहा है, जो लोगों को फायर करके लिंक्डइन पे एक अपॉलजी पोस्ट डाल रहा है कि आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे बंदों को तुम कॉन्फ्रेंस में बुला रहे हो या अवार्ड सेरेमनी में बुला रहे हो और डिसरप्टर बुला रहे हो. सो पहले गुस्सा आता था ये सोच के. फिर थोड़ा जब डीप गया, देन आई रियलाइज्ड ये थिएटर है. दिस इज अ थिएटर. Okay, anything that is celebrated and promoted has money flowing behind it. PR टीम्स पैसे देती है कॉन्फ्रेंस वालों को कि इसको स्पीकर बनाओ, इसको पैनल डिस्कशन में रखो. तो व्हेन आई रियलाइज दिस इज अ थिएटर, ये एक साइड एक इंडस्ट्री है, PR इंडस्ट्री है. सो इट डजंट मैटर. एंड दैट, जैसे आप बोल रहे हैं एग्जांपल, ये रोहतक में भाजी इसकी हर जगह जाती है हरियाणा में. अगर आप इस एंटरप्रेन्योर के पास जाएंगे ना, इसको उस सेलिब्रेशन की जरूरत भी नहीं है. He's not even craving for it. Right. Okay, because he's happy with what he's doing. And for the next generation of entrepreneurs, I always keep saying, choose your role models carefully. Choose your role models carefully. ये बहुत ही important है आज की डेट में. क्योंकि जब एक नैरेटिव और प्रोपेगेंडा क्रिएट हो रहा है कि फंडिंग है तो आप सक्सेसफुल है, यूनिकॉर्न है तो आप सक्सेसफुल है, ये एक्चुअली बिजनेस कल्चर को इरोड कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, इरोड कर रहा है. असली MSME बिजनेस ओनर को ना मतलब ही नहीं है सेलिब्रेशन से. इट्स लाइक, यार मेरी सेलिब्रेशन मेरा प्रॉफिट है, मेरी फैमिली खुश होनी चाहिए, मेरे एम्प्लॉयज खुश होने चाहिए, मेरे कस्टमर खुश होने चाहिए, वो मेरी सेलिब्रेशन है. एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ साइलेंट सक्सेस ना. एंड आई थिंक ये है वो रियल एंटरप्रेन्योर्स जिनकी हम पहले स्टेप में बात कर रहे थे कि व्हाई शुड यू डू बिजनेस इन द फर्स्ट प्लेस. इट शुड नॉट बी फॉर समथिंग व्हिच इज ग्लैमरस कि मुझे भी कुछ करना है. आई थिंक उनको नीड नहीं है, दे आर वेरी हैप्पी. बट क्योंकि रोल मॉडल्स गलत सेट ना हो जाए, नैरेटिव गलत ना सेट हो जाए, तो मे बी कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, वी नीड टू हाईलाइट. उनको नहीं है नीड, दे आर हैप्पी. बट हमें उनकी स्टोरी उठा के दिखानी चाहिए कि बिजनेस के ये फंडामेंटल्स को राइट तरीके से फॉलो कर रहे हैं. सो मे बी द ओनस इज ऑन अस. Because honestly, content creators is the real media of today. Okay, जो ट्रेडिशनल मीडिया थी वो तो बिक चुकी और अभी उसकी रेलेवेंस भी चले गई. So I believe content creators are the real media. And if the content creators pick up such stories and tell such stories, then you are inspiring people with substance, not with status. How important is networking for an entrepreneur? नेटवर्किंग इवेंट्स में जाना या फिर नेटवर्किंग एक्टिविटीज करना या ऑनलाइन कुछ इस तरह की चीजें अटेंड करना, इज इट लाइक अ मस्ट डू थिंग? आई बिलीव इन द पावर ऑफ नेटवर्किंग. क्योंकि नेटवर्किंग से सिर्फ आपको बिजनेस नहीं मिलता है, उससे ज्यादा तो आपको सीख मिलती है कि दुनिया में और क्या हो रहा है. नहीं तो आपकी लाइफ बहुत मोनोटोनस हो जाती है कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, फिर आप उस डब्बे में रह जाते हो और आपको लगता है यही जिंदगी है, इतनी दुनिया है. बट आप जब बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हो और लोगों की कहानियां सुनते हो, उनके आइडिया सुनते हो, उनके चैलेंजेस सुनते हो, उनके लेसन सुनते हो, आपका होराइजन वाइडन होता है. सो नेटवर्किंग नॉट नेसेसरीली कि यू आर गोइंग फॉर नेटवर्किंग ताकि आपको रेफरल या लीड मिले. नेटवर्किंग फॉर लर्निंग इज वेरी पावरफुल. एंड लाइक वन सिंपल रिचुअल आई यूज is once a week
I do a lunch or a dinner with someone who I want to learn from. That is my way of networking. Now किसी के लिए इवेंट्स में जाके लोगों से मिलना नेटवर्किंग हो सकता है, किसी के लिए पॉडकास्ट करके सीखना नेटवर्किंग हो सकता है, किसी के लिए एक लंच और डिनर थ्रू समवन हर हफ्ते आप एक इंसान से मिलोगे, उसकी कहानी सुनोगे, उसके लेसन सीखोगे. That's great, and I think that just refreshes your mind. So I believe in the power of networking for learning. Opportunities जहाँ निकलती है, जहाँ नहीं निकलती है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप जिसी से भी मिले उनके साथ कुछ आप शुरू कर ले. So I believe in the power of networking for learning. I think it's a very good viewpoint कि networking को सिर्फ हम mean purposes के लिए ना यूज करें कि मुझे leads मिलेंगे या कुछ होगा, references मिलेंगे. अगर हम learning के लिए यूज करें तो it's a beautiful thing. Yeah. And then it can be a one-to-one networking, and as you said, so. स्वार्थी मत बनो, स्वार्थ पूरा हो जाएगा. Yeah. एक चीज व्हेन आई ट्रैवल अब्रॉड आपने भी नोटिस करी होगी कि हम हार्ड वर्किंग हैं, हम मेहनत करने के लिए रेडी हैं, बट कमिटमेंट लेवल्स का मुझे बहुत डिफरेंस नजर आता है. बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स में हम जाते हैं तो ओनर खुद ही फोन पे लगा होता है. दिस इज वेरी कॉमन आई हैव सीन. या फिर किसी रेस्टोरेंट में गए तो स्टाफ जो है उसका ध्यान बीच बीच में फोन पे है इंस्टेड कि कोई हाथ खड़ा कर रहा है. ये चीज समहाउ जब हम फॉरेन में ट्रैवल करते हैं, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज, वहां पे नोटिस करते हैं तो एवरीवन इज इन्वॉल्वड इन देयर वर्क. दे हैव अ ग्रेट लव फॉर देयर वर्क, चाहे कोई बिजनेस ओनर है या कोई एम्प्लॉय है. सो ये कमिटमेंट लेवल का डिफरेंस Why do you think? आई मीन Indians कैसे हैं? एंड हाउ कैन So मैं आपको ये कमिटमेंट लेवल का डिफरेंस एक अलग एंगल से बोलूँगा. मेरे हिसाब से ये कमिटमेंट लेवल का डिफरेंस इज मोर टू डू विथ जनरेशंस रादर देन जोग्राफीज. अगर आप चेन्नई जाओगे, आप टी नगर जाओगे और कोई भी टी नगर में जो बड़े फॉर्मेट के स्टोर्स है, सरवना स्टोर्स हो या पोतीज हो, मतलब वो स्टोर्स में सब मिलता है. बनियन से लेके मोबाइल फोन तक सब कुछ बेचते हैं वो लोग. उस स्टोर में जो एज ग्रुप है सेल्स पीपल की, वो सेल्स के जो स्टाफ है वो 35-40 की ऊपर के उम्र के हैं. और आप अगर कोई मॉडर्न रिटेल या मॉल में जाओ, आप उस सेल्स टीम, डिपार्टमेंटल स्टोर हो या कोई भी हो, उस सेल्स टीम की एज ग्रुप देखोगे वो 25-27 के आसपास की एज ग्रुप है. आप अगर उस 40-45 ईयर ओल्ड वाले सेल्स पर्सन के साथ इंटरेक्ट करोगे ना, मैंने ये देखा है कि बंदा जाता है वहां पर एक शर्ट खरीदने, निकलता है उस स्टोर से 4-5 हैंडबैग लेके. और यहाँ पर हमको डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके पहले ढूंढना पड़ता है कि सेल्स वाला कहाँ है, और फिर आपको मिलेगा वो लास्ट आइल के कोने में जहां पर वो बैठ के फ्लर्ट कर रहा है सेल्स वाली के साथ. ठीक है. आई थिंक दैट कमिटमेंट समवेयर इज गेटिंग डाइल्यूटेड विथ जनरेशंस. आज की जनरेशन डिस्ट्रैक्टेड है. ओके, एंड प्लीज, I don't want people to get me wrong. I love the current generation's risk appetite and aspiration. But I hate the current generation's commitment levels. I feel वो immersion नहीं है. सबको 2-3 साल में सक्सेस अचीव करनी है, आईफोन खरीदना है. एस्पिरेशन अच्छा है, बट उस एस्पिरेशन को आप कमिटमेंट के साथ अगर बैक नहीं करोगे, आप एक बहुत हॉलो वर्क कल्चर क्रिएट करोगे. एंड आई फील आवर पेरेंट्स जनरेशन was way more committed, way more loyal, way more immersed. So I don't think commitment is generationally different. I don't think it's geographically different. I think it's generationally different. And that's where I feel the opportunity for the current generation lies. मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आज की जनरेशन का बंदा या बंदी अगर उनमें बेसिक्स चीज़ है जैसे पेशेंस, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, ये बेसिक्स अगर आज की जनरेशन में जिसी के भी पास है ना, they'll be the leaders of tomorrow. Exactly. Success is getting easier because people are getting stupider. Right. That's the reality. Because maximum are distracted, तो आप focused हो जाओ. It is an advantage in itself. It is an advantage. People are getting more foolish. Okay, people are getting more distracted. So people with basics are going to be extraordinary leaders of tomorrow. So I am very bullish on India. मतलब I think हम लोग यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि हमने बाहर जाके बेहतर जिंदगी को छोड़ के इंडिया को बेटर बनाने में अपनी लाइफ को बेटर बना रहे हैं. So what is in terms of business perspective, what is right at this time in India business के लिए, and what needs to be improved जो business के लिए better रहेगा? So I have a very interesting observation. So I have clients from all over the world. I have some clients even from Pakistan. And I was having a conversation with a client from Pakistan, and
ही वाज सेइंग हमारे यहाँ टीवी में जब सीरियल चल रहा हो या कोई मैच चल रही हो, बीच में एड्स जो चलते हैं, लाइक हमारे यहाँ टीवी में अभी भी डव के एड्स चलते हैं, पेप्सी के एड्स चलते हैं, कोको कोला के एड्स चलते हैं. एंड आई लुक्ड एट व्हाट आर द एड्स रनिंग इन इंडिया. ओके, अभी आप आईपीएल मैच के बीच में देखोगे क्या एड्स चल रहे हैं. म्यूचुअल फंड स्कीम्स के एड चल रहे हैं. Hmm. ओके, एप्स, फिनटेक Apps, एप्स के okay. एड्स चल रहे हैं. Betting apps के ads या चल रहे बेटिंग हैं. एप्स के एड चल रहे हैं. So you see the difference over there. The advertisements that are running in a country is a reflection of the opportunity in the economy. हमने डव, पामोलिव, हेड एंड शोल्डर्स, पेप्सी, कोको कोला के एड्स को 10 साल पहले छोड़ दिया है. So we are in the right place. Okay. Plus, we've already spoken, the market size is massive in India. Hmm. Plus, we have an aspirational population that wants to improve quality of life. I look at all of these as our biggest advantages. True. And if you are thinking about building a business, there is no better country than India right now on the planet. Hmm. So true. You go to Europe, the sentiment is very, very low. Hmm. You go to the US, the sentiment is very, very low. Hmm. Africa has opportunity. It does not have work ethic yet. It does not have structures and systems and infrastructure yet. Hmm. Middle East is growing aggressively, and it's growing aggressively on Asian talent. Yeah. Okay. So which is the country that has the biggest opportunity where its own talent can monetize that opportunity? It's India. Right. Right? So I believe anyone who's proactive, anyone who has the willingness to work hard, anyone who has the willingness to add value to people, this is the right place. And we are in a golden era. Right. आप न्यूज़ में जो भी देख लो, we are in a golden era. That's one reality. And if you don't optimize this opportunity for the next 5-10 years, then only you are to blame. It's very simple. The big Indian dream. Yes. We have opportunities and we have aggression, like the perfect Absolutely. combination. और ये एडवर्टाइजमेंट्स वाली चीज है, सो मच अग्री. अभी वी वर इन ऑस्ट्रेलिया और मैंने जैसे हमने टीवी लगाया है, लाइक ये तो 20 साल 30 साल पुराने ऐड चल रहे हैं. सेम स्टाइल, सेम फॉन्ट, सेम कलर, नथिंग हैज कोई चेंज्ड. भी उनका चाहे ट्रेडिशनल मीडिया हो, होर्डिंग्स हो, कुछ भी हो, इट्स सो बैकडेटेड. मतलब लगता है कि ओ माय गॉड, ये उसके बाद कभी मूव ही नहीं हुए हैं. Yeah. ना वो कंपटीशन आया, ना क्रिएटिविटी आई, ना उस लेवल की अपॉर्चुनिटी आई. हाँ, इट्स स्टिल पहले मैं ऐसी थी, अब मैं ऐसी हूँ. सो इससे पहले आई एम श्योर हम सब किसी का सक्सेस देखते हैं, उसके पीछे स्ट्रगल होती है. सो बिफोर दिस 2016-15 या जब भी यू थिंक कि आप एक सस्टेनेबल जगह पे आ गए, उससे पहले स्ट्रगल वाला टाइम. स्ट्रगल वाला टाइम तो 10 साल का था. वे हाँ. 2006 to 2016 तो 10 साल रगड़ा है मैंने. I started with corporate training. इंडिया में corporate training is a cheap commodity. लोग 10,000 12,000 पूरा दिन की ट्रेनिंग 40 लोगों को करते हैं. I've done that stuff. And I did that stuff for 10 years, not because I was persistent, not because I was passionate, but because I didn't know anything else. कुछ और पता ही नहीं था. I was good at training. I used to love training, but I sucked at building the right business model in it. So for 10 years I was stuck in corporate training. प्रोग्राम का नाम भी बिहाइंड द सक्सेस है, एंड हर सक्सेस के पीछे भी ऑलवेज रियलाइज कि उसके पीछे जो तपस्या है, स्ट्रगल है, सब कुछ होता है. टू शाइन लाइक अ सन, यू नीड टू बर्न लाइक अ सन. I'll tell you honestly, na, like I think that's the beautiful process. Yes. Okay, success is exciting when you don't have it. When you achieve it, you're like, abhi what next? Yeah, but it's not like I pray for those kind of struggles for anyone. But they were important. They are were important. They're Whenever you beautiful. look back, I think you really feel grateful for them. Absolutely. Right. So मैं अपने डेली ग्रेटिट्यूड जब मॉर्निंग में करता हूँ, तो आई टोल्ड यू 7-8 years हमारा वो फेज था. वी वर कंप्लीट डेप्ट, एवरीथिंग वाज इन अ टर्मोइल. एवरी डे आई फील थैंकफुल फॉर दैट टाइम कि वो बहुत जरूरी था, वरना लेवल ऑफ मैच्योरिटी या जो भी जहाँ भी पहुंचे हैं वो बेस तो वही है. वो स्ट्रगल 8-9 साल की बहुत इंपॉर्टेंट. I always say कि sustained success अगर आपको चाहिए ना, तो you have to sustain through failures. बिजनेस के कई इंपॉर्टेंट एरियाज की बात आज हमने करी, कई इनसाइट्स एक्सचेंज करे. आई एम श्योर आपने अपने नोट्स बनाए होंगे जिनको आप फ्यूचर में जरूर रेफर करते रहोगे. मेरी, गुंजन की और पूरी टीम की यही कोशिश है कि एक्सपर्ट्स की और एस्टेब्लिश्ड लोगों की गाइडेंस आपको मिल पाए, उनकी ट्रेनिंग आपको मिल पाए, आपके लिए आपकी जर्नी आसान हो पाए और आप बेटर डिसीजंस ले पाए. आपको इस एपिसोड में सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस क्या लगी, कमेंट्स में जरूर बताना.
और किन टॉपिक्स पे आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए वो भी हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।